हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। देखिए, जैसा कि आप सभी को पता ही है कि हम हिंदी शिक्षण की विधियाँ कंप्लीट कर रहे हैं और हम इससे पहले जो आज हम शुरुआत करेंगे इकाई विधि की, इससे पहले हमने अनुकरणात्मक विधि पढ़ लिया है, प्रत्यक्ष विधि पढ़ ली है, आगमन निगमन पढ़ लिया है, भाषा संसर्ग विधि, दल शिक्षण विधि, व्यतिरेकी विधि और समवाय विधि। इन सभी विधियों के बारे में हमने बात कर ली है। ठीक है, अब हम जो बात करेंगे वो करेंगे इकाई विधि के बारे में। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। इससे होगा क्या? इससे ये होगा कि डेली आपके फ़ोन में नोटिफिकेशन आएंगे जब भी मैं वीडियो को अपलोड करूँगी। मैं हर दिन वीडियो अपलोड करती हूँ, संपूर्ण हिंदी व्याकरण में पढ़ा रही हूँ और अब मैंने हिंदी शिक्षण विधियाँ शुरू की है, जिसमें से हमारी 5-6 कंप्लीट हो गई है। अब हम इकाई विधि पढ़ेंगे। ठीक है, कुछ भी छूटने वाला नहीं है। 25 की 25 विधियाँ आपको पूरी कराई जाएगी। ठीक है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। ठीक है, शुरुआत कर लेते हैं। देखिए इकाई विधि, हाँ जी, ये देखिए इकाई विधि। इसके प्रवर्तक कौन है? H.C. मॉरिसन। कौन है? H.C. मॉरिसन। ये याद रखिएगा, कभी कभी प्रवर्तक भी पूछ लिए जाते हैं। वर्तमान समय की महत्वपूर्ण विधि मानी जाती है। जो आज का समय चल रहा है उसमें इकाई विधि बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। ठीक है, यूनिट मेथड। देखिए मॉरिसन साहब क्या कहते हैं, ये कनाडा विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रहे हैं। ठीक है, इतना याद रखिएगा। इन्होंने कहा है कि 1956 में सबसे पहले पाठ योजना तैयार करने के लिए इकाई विधि दी थी, जो बाद में शिक्षण विधि के रूप में स्थापित हुई। अब ये जो इकाई विधि है वो मॉरिसन महोदय दे रहे हैं और उन्होंने कब दी है? 1956 में दी है। कनाडा विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रह चुके हैं ये क्या कहते हैं? ये शिक्षण विधि, इकाई शिक्षण विधि पर बल देते हैं। ठीक है, इनकी अभी कोटेशंस आएंगी, वो भी हम देखेंगे। इंपॉर्टेंट है, कोटेशन से क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। इस विधि में संपूर्ण पाठ्यक्रम को कुछ खंडों में बांटकर, देखिए खंडों में बांटते हैं, यूनिट्स बनाते हैं। ठीक है, और प्रत्येक यूनिट में उससे संबंधित उपलब्धियों का समावेश कर छात्रों को उनका अध्ययन कराया जाता है। हमने कोई पाठ्यक्रम लिया, हमने कोई सिलेबस लिया पूरा का पूरा, उसको हमने क्या किया? यूनिट्स में बांट दिया। यूनिट्स में बांटा और यूनिट्स में बांट कर एक यूनिट कंप्लीट करी, ये यूनिट कंप्लीट करी, ये यूनिट कंप्लीट करी। अब इनका समावेश, ठीक है, जैसे कि हमने चला भी रखा है, मैं हिंदी व्याकरण भी पूरा करा रही हूँ, वो भी यूनिट वाइज ही है, और हिंदी शिक्षण विधियाँ हैं वो भी यूनिट वाइज ही है। तो इससे क्या होता है? इससे ज्ञान स्थायी होता है। ठीक है, यूनिट वाइज खंडों में बांट कर पढ़ाया जाता है, एक साथ नहीं दिया जाता है। ठीक है, शिक्षण विधियों को निश्चित किया है। ठीक है, सहायक सामग्री कौन कौन सी प्रयोग में ली जानी है, इस बात को निश्चित किया जाता है। कौन कौन सी हम टीचिंग मेथड्स इस्तेमाल करेंगे, कौन कौन से हम टूल्स इस्तेमाल करेंगे पढ़ाने के लिए। ठीक है, इस बात को सुनिश्चित किया जाता है। मूल्यांकन की विधि निश्चित की जाती है। इस प्रकार इकाई योजना में संपूर्ण इकाई से संबंधित शिक्षण के उद्देश्य, विषय वस्तु, शिक्षण विधियों, सहायक सामग्री, मूल्यांकन कार्य आदि की स्पष्ट रूपरेखा होती है। तो क्या क्या देखने को मिला हमें इसमें से? इसमें देखने को मिला हमें शिक्षण के उद्देश्य, विषय वस्तु, शिक्षण विधियां, सहायक सामग्री, मूल्यांकन कार्य। तो हमने क्या किया है? पहले तो पूरे पाठ्यक्रम को इकाइयों में बांटा, यूनिट्स में बांटा, फिर ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि उसका मूल्यांकन भी अच्छे से हो। अब देखिए ना, एक साथ अगर हम हर चीज़ का मूल्यांकन करेंगे तो थोड़ा सा क्या हो जाता है? मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो इकाइयों में अगर बांट के हम ये चीज़ें करेंगे कि हमें कहाँ पर, कौन सी जगह पर कौन सी सहायक सामग्री इस्तेमाल करनी है, कौन सी विधि इस्तेमाल करनी है, कौन सा कंटेंट रखना है, ठीक है, क्या टॉपिक होना चाहिए, तो वो क्या होगा? ईजी हो जाएगा। ठीक है, इसलिए इकाई में बांटा जाता है। अब यहाँ देखिए, ये देखिए कोटेशन, इकाई वातावरण, संगठित विज्ञान, कला या आचरण का एक व्यापक एवं महत्वपूर्ण अंग होती है, जिसे सीखने के फलस्वरूप व्यक्ति में सामंजस्य आ जाता है। ठीक है, क्या आ जाता है? सामंजस्य आ जाता है। देखिए, जो इकाई है वो वातावरण, संगठित विज्ञान,
कला या आचरण का एक व्यापक एवं महत्वपूर्ण अंग होती है। ठीक है, ये मॉरिसन की है, आप इसको याद रखिएगा क्योंकि मॉरिसन इसके प्रवर्तक हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली कि ये वाली जो डेफिनेशन है, ये वाली जो कोटेशन है वो आ सकती है। ठीक है, ये देखिए थॉमस एम रिस्क क्या कहते हैं, इकाई किसी समस्या या योजना या संबंधित सीखने वाली क्रियाओं की समग्रता या एकता को प्रकट करती है। किसी भी परिभाषा को याद करने के लिए दिमाग पे जोर देने की जरूरत नहीं है, आप थोड़े से कैची से वर्ड पकड़ लीजिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे बात की गई है समग्रता की, एकता की, तो बस आप यही नोटिस कीजिए कि थॉमस एम रिस्क समग्रता एवं एकता की बात करते हैं। ठीक है, प्रश्न गलत नहीं होते हैं ऐसे। चलिए आगे बात कर लेते हैं। ये देखिए थोड़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, एनसीईआरटी की है इसलिए। ठीक है, ये देखिए एनसीईआरटी के अनुसार इकाई एक निर्देशात्मक युक्ति है। इकाई क्या है? एक निर्देशात्मक युक्ति है। पहला ही कैची सा वर्ड है, निर्देशात्मक युक्ति। लगा दो एनसीईआरटी पर। कोई प्रॉब्लम हुई? नहीं हुई ना? जो छात्रों को संवेद रूप में ज्ञान प्रदान करती है। ये क्या है? एक निर्देशात्मक युक्ति है जो छात्रों को एक पूरा संवेद, संपूर्ण ज्ञान प्रदान करती है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? आगे देख लेते हैं। बॉसिंग के अनुसार इकाई अर्थपूर्ण एवं एक दूसरे से संबंधित क्रियाओं की एक व्यापक श्रृंखला है। क्या है? अर्थपूर्ण एवं एक दूसरे से संबंधित क्रियाओं की एक व्यापक श्रृंखला है जो विकसित होने पर बालकों के उद्देश्यों की पूर्ति करता है और उन्हें महत्वपूर्ण शैक्षिक अनुभव प्रदान करती है, जिनके फलस्वरूप उनके व्यवहार में वांछित परिवर्तन होता है। ठीक है, तो ये बॉसिंग बात कर रहे हैं। बॉसिंग के अनुसार है ये वाली अर्थपूर्ण। आप इसमें से कोई कैची वर्ड पकड़ लीजिए या पकड़ लीजिए अनुभव, तो चलो कोई बात नहीं, आप व्यापक श्रृंखला इसमें पकड़ सकते हैं। ठीक है, इस तरह से कोई ना कोई कैची वर्ड पकड़िए और उनको याद कीजिए। ये देखिए, ये देखिए कास्बेल तथा कॉम्बेल, इन्होंने क्या इकाई के दो पद स्वीकार किए हैं। कितने पद? दो पद स्वीकार किए हैं, मतलब दो हैं तो चलो दो, इस तरह से याद रख लो कि दो हैं तो दो पद स्वीकार किए हैं। कौन कौन से हैं? पाठ्य वस्तु संबंधी इकाइयां और अनुभव से संबंधी इकाइयां। कौन कौन सी हो गई है? पाठ्य वस्तु संबंधी इकाइयां और अनुभव से संबंधी इकाइयां। ठीक है, देखिए थॉमस एवं रिस्क ने इकाई शिक्षण के 3 पद बताए हैं। थॉमस एवं रिस्क की अभी हमने कोटेशन पढ़ी थी ना ऊपर, वही वाले हैं। तो पहली कौन सी है? इकाई की प्रस्तावना, दूसरी है इकाई का विकास, तीसरी है इकाई की पूर्ति। कौन कौन सी हुई? प्रस्तावना, विकास और पूर्ति। इतनी बात क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए बाइनिंग एंड बाइनिंग क्या कहते हैं? इस विधि का विरोध करते हैं ये। कौन? बाइनिंग एंड बाइनिंग। कौन सी विधि का? इकाई विधि का विरोध करते हैं। इस विधि में समय अधिक लगता है। हाँ बिल्कुल, समय तो अधिक लगता ही है क्योंकि हम इनको यूनिट्स में बांटते हैं, क्योंकि हम इनको टुकड़ों में बांटते हैं, तो बिल्कुल साहब समय तो जाएगा ही जाएगा। और साथ ही बार बार की पुनरावृत्ति से कक्षा का वातावरण भी नीरस हो जाता है। अच्छा, तो ये क्या कर रहे हैं? बाइनिंग एंड बाइनिंग इस विधि का विरोध करते हैं। पूछा जा सकता है किन्होंने इस विधि का विरोध किया? तो बाइनिंग एंड बाइनिंग ने। ठीक है, यहाँ देखिए ब और यहाँ व, इस तरह से भी याद रख सकते हैं। ठीक है, ये देखिए इकाई विधि के प्रमुख चरण मॉरिसन के अनुसार, क्योंकि मॉरिसन तो प्रवर्तक ही है ना। तो जांच, अनुसंधान, इकाई प्रस्तुतिकरण, आत्मीकरण, सुव्यवस्थीकरण, अभिव्यक्तिकरण। ठीक है, तो ये कितने प्रकार हो गए हैं? 5 प्रकार हो गए हैं। ये देखिए इकाई में अधिकतम 6 और न्यूनतम 1 दैनिक पाठ योजना शामिल होती है। मतलब आप ज़्यादा से ज़्यादा 6 कर सकते हैं और कम से कम 1 दैनिक पाठ योजना, ठीक है, शामिल कर सकते हैं इसमें, डेली वाला। ठीक है, रोजाना। एक इकाई में अधिकतम 6 दिन। अब जो एक इकाई है उसमें अधिकतम या तो आप 6 दिन लगाइए या 1 सप्ताह तक शिक्षण कार्य किया जा सकता है। ठीक है, या तो 6 दिन में कंप्लीट कर दीजिए या ज़्यादा से ज़्यादा 1 सप्ताह तक भी बढ़ा सकते हैं।
इसे साप्ताहिक योजना भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि पूरे सप्ताह तक चल रही है, पूरे वीक तक चल रही है, इसलिए इसे क्या बोला गया है? साप्ताहिक योजना। किसे? इकाई विधि को। याद रहेगा? बिल्कुल याद रहना चाहिए। ठीक है। इकाई का शिक्षण दैनिक पाठ योजना के माध्यम से किया जाता है। इकाई का जो शिक्षण है वो दैनिक पाठ योजना के माध्यम से किया जाता है। अतः दैनिक पाठ योजना को उप इकाई भी कहते हैं। दैनिक पाठ योजना को क्या कहेंगे? उप इकाई भी कहेंगे। इकाई के आधार पर ही दैनिक पाठ योजना का निर्माण किया जाता है। यूनिट्स के इकाई के आधार पर किसका निर्माण किया जाएगा? दैनिक पाठ योजना का। तो दैनिक पाठ योजना की यहाँ भूमिका हो जाती है। ठीक है। इकाई को आधार योजना या आधार विधि भी कहते हैं। इकाई को दूसरा नाम क्या है? या तो कहो आधार योजना या कहो आधार विधि। अच्छा, ठीक है। ये देखिए, इकाई निर्माण सप्ताह के अंतिम कार्य दिवस पर आगामी सप्ताह के लिए किया जाता है। जब ये साप्ताहिक है ना, या तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 6 दिन लगाओ या लगाओ पूरे सप्ताह के दिन, एक सप्ताह लगा दो, तो क्या हो गया? अंतिम कार्य दिवस पर इसका निर्माण खत्म हो जाता है। ये पूरा मतलब इकाई योजना हमने अगर स्टार्ट की तो पूरे एक सप्ताह तक चलता है ये। ठीक है। इसका कार्य जो दिवस है वो ज़्यादा से ज़्यादा एक सप्ताह तक चलेगा। ठीक है। अब इकाई योजना का महत्व क्यों है? इकाई योजना इतनी ज़रूरी? देखिए, इकाई योजना का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ यूनिट प्लान। इकाई योजना के आधार पर शिक्षक शिक्षण कार्य से पूर्व विषय वस्तु से संबंध में चिंतन करता है। बिल्कुल करता है। जब वो पूरा पाठ्यक्रम हमारे सामने आ गया है तो उसको टुकड़ों में बांटेगा, उसको टुकड़ों में बांटेगा कि अब इसको यहाँ पर ये कंप्लीट करना है, ये यहाँ पर, तो इनका चिंतन किया जाएगा और बेहतरीन तरीके से किया जाएगा। तभी तो समय ज़्यादा लग जाता है। ठीक है, तभी समय ज़्यादा लग जाता है। अच्छा, इकाई योजना दैनिक पाठ योजना का आधार है। दैनिक पाठ योजना में कितनी विषय वस्तु रखनी है तथा कितनी प्रकार उसको प्रस्तुत करना है, तथा किस प्रकार उसको प्रस्तुत करना है, इस हेतु इकाई योजना एक आधार प्रस्तुत करती है। ठीक है भाई, पहले तो हमने पूरा सिलेबस को देखा, पूरा पाठ्यक्रम को देखा, समग्र रूप से देख लिया। अब हमें ये देखना है कि मैं इसको टुकड़ों में यहाँ से यहाँ समाहित करूँगा और मैं इस तरह इसको पढ़ाऊँगा। अपने जो कक्षा में है मुझे इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करना है। एक इकाई जब एक शिक्षक लेता है तो वो ये देखता है कि एक इकाई को मुझे एक सप्ताह में पूरा करना है, एक सप्ताह में पूरा करना है। उसमें उसको गहन चिंतन लगाना पड़ता है। ठीक है, और डेली उसी यूनिट पर उसको वर्क करना पड़ता है और एक हफ्ते तक करेगा वो। ठीक है, उसको इस तरह से इसको प्रेजेंट करना पड़ता है। ठीक है, ताकि बच्चों की समझ में भी आ जाए, बर्डन भी ना लगे। तभी तो थोड़ा सा ज़्यादा समय चला जाता है इसमें। ठीक है, इकाई योजना संपूर्ण इकाई के लिए विषय वस्तु का विश्लेषण प्रस्तुत करती है। बिल्कुल, ये जो इकाई योजना है वो क्या करेगी? विश्लेषण प्रस्तुत करती है। ठीक है, इसके आधार पर निश्चित किया जाता है कि इकाई में पूरी विषय वस्तु को कितने कालांशों में अलग अलग अध्यापन बिंदु के रूप में प्रस्तुत करना है। ठीक है, देखिए क्या क्या कहा गया है। इसके आधार पर यह निश्चित किया जाएगा कि इकाई में पूरी विषय वस्तु को कितने कालांशों में अलग अलग अध्यापन हेतु बिंदु के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा। अलग अलग क्लास जब भी हम लेंगे तो उसमें कितने पार्ट को हमें कंप्लीट करना है, कितनी विषय वस्तु को हमें लेकर चलना है, ये सभी चीज़ें इसमें शामिल होंगी। इकाई योजना में अध्यापक एवं छात्रों की कक्षागत क्रियाओं को लिखा जाता है। अच्छा, यहाँ पे क्या होगा? इकाई योजना में अध्यापक एवं छात्रों की जो कक्षागत क्रियाएं हैं उनको भी लिखा जाएगा। ठीक है, कि इस बिंदु में अध्यापक क्या क्या क्रिया करेंगे, अध्यापक क्या क्या क्रिया करेंगे और प्रत्युत्तर के रूप में छात्र कौन कौन सी क्रिया करेंगे। भाई, अध्यापक क्या क्या क्रिया कर रहे हैं, वो पूरा जो सप्ताह में है क्या क्या उन्होंने एक्टिविटी की है, कौन सी सहायक सामग्री यूज़ की है, कौन सी विषय वस्तु यूज़ की है, कौन सा कंटेंट लेकर वो आए हैं, किस तरह से वे पढ़ा रहे हैं, ये सभी तो चीज़ नोटिस की जाएगी। और साथ में जो प्रत्युत्तर देंगे बालक, उनको भी नोटिस किया जाएगा कि क्या वो क्रिया कर रहे हैं, क्या वो इसमें एक्टिव हैं, ये सब भी इन पर ध्यान रखा जाएगा। ठीक है, तो इकाई विधि इसलिए इतनी महत्वपूर्ण हो जाती है। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।